नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, लगभग 100 सालों से पनामा कनाल ग्लोबल ट्रेड को फ्यूल करता आ रहा है। अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का इससे बेहतर तरीका और कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन शायद अब ये बदलने वाला है। मैक्सिको एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटर ओशियानिक कॉरिडोर। ये नाम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर समझेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज है। पर ये प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या और क्या ये पनामा कनाल की जगह ले सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं और जानते हैं मैक्सिको के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में और कैसे ये पनामा कनाल को टक्कर दे सकता है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, मैक्सिको के नए प्रोजेक्ट पर पहुंचने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी पनामा कनाल के बारे में। दोस्तों, स्यूज कनाल के साथ ये दुनिया की सबसे फेमस आर्टिफिशियल वाटरवेज में से एक है। ये पनामा के इस्थमुस से होकर गुजरती है। इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं इन सारी टेक्निकल टर्म्स को। तो दोस्तों, इस्थमुस शब्द शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। इसका मतलब होता है एक पतला सा जमीनी इलाका जो दो बड़े लैंड मासिस को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो पनामा का जो इस्थमुस है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहां मौजूद है आपकी पनामा कैनाल, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम ये पनामा का इस्थमुस करता है। तो दोस्तों, पनामा का इस्थमुस नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ने के साथ साथ यहां पर जो कैनाल मौजूद है वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये इस्थमुस जो है वो सिर्फ 65 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की ही इसकी लेंथ है और यही पनामा कनाल की लेंथ भी है, जो असल में काफी छोटी है। स्यूज कनाल इससे लगभग 3 गुना ज्यादा लंबी है और चाइना का ग्रैंड कनाल तो और भी ज्यादा इंक्रेडिबल है, वो इस कनाल से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबी है। तो अगर आप डिस्टेंस को छोड़ दें, जो पनामा कनाल के फेवर में नहीं जाती है, साइज का इसका ज्यादा फेवर नहीं है, वो इंपॉर्टेंस जो है पनामा कनाल की वो साइज पर डिपेंड ही नहीं करती है। अब आप अगर अमेरिका का मैप देखें तो 1914 में पनामा कनाल के बनने से पहले सभी की सभी कार्गो शिप्स के लिए एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रेवल करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। सोचिए, यूरोप से आने वाली शिप्स या अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट से चलने वाली शिप्स को ये पूरा का पूरा ओशियन जो था वो क्रॉस करके दूसरी कोस्ट तक पहुंचना पड़ता था, जिसका डिस्टेंस लगभग 12,000 किलोमीटर था। सोचिए, यूरोप से आने वाली शिप जो अपनी गुड्स को अमेरिका की कैलिफोर्नियन कोस्ट के ऊपर बेचना चाहते हैं तो उनको कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। उस शिप को पूरा का पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करते हुए, चिली की कोस्ट को क्रॉस करते हुए स्ट्रेट ऑफ मैगेलन को क्रॉस करना पड़ेगा, जो चिली के अंदर मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी हो सकती है। यहां पर जो वाटर करंट्स है वो बहुत ही ज्यादा तेज है और यहां पर समुद्र की जो लहरें हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ी उठती हैं। इतने खतरनाक रास्ते से होते हुए और इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए शिप जो है वो अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट या यूरोप से अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचा करती थी। उस टाइम एक ही अल्टरनेटिव रूट और मौजूद था जो नॉर्थ में से आता था, जो आर्कटिक ओशन के थ्रू होकर आता था, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट पैसेज के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका के बिल्कुल टॉप पर मौजूद है। लेकिन वो साल के ज्यादातर आइस में जमा रहता, आइस से ब्लॉक रहता है, परमाफ्रोस्ट इलाका है, वहां पर नेविगेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लगभग साल के ज्यादातर महीने नेविगेट करना वहां पर इंपॉसिबल है। तो इस सारे सिनेरियो के चलते, इस सारी जियोग्राफी के चलते अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो थी वो आपस में इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। 1902 में अमेरिका ने यह डिसाइड कर लिया था कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। उन्होंने एक प्लान बनाया सेंट्रल अमेरिका में एक शिपिंग कैनाल बनाने का। यह नया कैनाल सिर्फ एक दिन में क्रॉस हो सकता था और अटलांटिक से पैसिफिक ओशन तक लगभग 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो कम करता था। यह कई हफ्तों की जर्नी को भी बचाता था। यह कैनाल बनाना लेकिन आसान नहीं था। मजदूरों को डायनामाइट, ड्रिल्स और स्टीम पावर शोवल्स का इस्तेमाल करना पड़ा और 200 मिलियन क्यूबिक मीटर जमीन जो थी वो यहां से हटानी पड़ी। अगर आप इस नंबर के पर्सपेक्टिव में देखें या इसको हम इमेजिन करने की कोशिश करें कि कितनी ज्यादा मिट्टी उन मजदूरों ने हटाई होगी। अगर इस मिट्टी को जमीन से लेकर एक जायंट माउंटेन के रूप में अगर स्टैक करना हम शुरू करते तो शायद जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के हैं उससे 80 गुना ज्यादा जमीन के अंदर से मिट्टी जो थी वह पनामा कनाल को बनाने के लिए निकाली गई। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो अमेरिका की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है उससे लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ी ये बिल्डिंग बनती है, माउंटेन जो बनता। बेसिकली एक मैन मेड माउंटेन जैसा हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे जितनी मिट्टी हमने पनामा कनाल को बनाने के लिए बाहर निकाल ली थी। और मुश्किलें यहीं तक नहीं थी। इन मजदूरों को 40 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर के अंदर काम करना पड़ता था। लगभग 6,000 लोगों की जान, मजदूरों की जान जो थी वो इस पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान चली भी गई थी। कहीं पर हीट स्ट्रोक की वजह से, कहीं पर रॉक स्लाइड्स की वजह से और कई बार ट्रॉपिकल बीमारियों की वजह से। सुनने में यह काम बिल्कुल भी फन नहीं लगता है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी काफी बड़े थे। यह प्रपोज कनाल के सबसे ऊंचे और सबसे
नीचे के पॉइंट्स में लगभग 30 मीटर का डिफरेंस था, जिसको लोक्स के थ्रू कवर करना पड़ रहा था। इसका मतलब था कि कंस्ट्रक्शन टीम को एक सीरीज ऑफ लोक्स और गेट्स बनानी पड़ी जो पानी के एलिवेशन को एडजस्ट कर सके। ये लोक्स शिप्स को 30 मीटर पीक तक लेकर जाते थे और फिर नीचे लेकर आते थे। पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट अमेरिका को पड़ा था $375 मिलियन, जो आज के टाइम के लगभग $12 बिलियन के बराबर हो जाता है। पर सारी चैलेंजेस के बावजूद एक डेकेड के कंस्ट्रक्शन के बाद पनामा कनाल ऑफिशियली अगस्त 1914 के अंदर ओपन हो गया था। पहला शिप जो कनाल क्रॉस करने में सक्सेसफुल हुआ था उसका नाम था एसएस एंकन शिप, और ये पहला था पर डेफिनेटली ये आखिरी नहीं था। पहले साल में लगभग 1000 शिप्स ने कैनाल का इस्तेमाल किया था और अब यह नंबर लगातार बढ़ चुका है। आज के टाइम में हर साल लगभग 10,000 शिप्स जो है वो पनामा कनाल यूज करती हैं और मिलकर एक शिप को लगभग $500,000 देना पड़ता है टैक्स के रूप में, टोल के रूप में इस कनाल का इस्तेमाल करने के लिए। और आधे बिलियन टन से ज्यादा की गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस पनामा कनाल के थ्रू। और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट शिपिंग कनाल हो चुकी है कि आप इसका इमेजिन, इसके जो ट्रेवल कर रही है या फिर जो शिप्स जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, जितना वजन है उसका उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये भले ही टोल भी बहुत ज्यादा है, $500 मिलियन आपको टोल देना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल वर्दी है क्योंकि आपको अब स्ट्रेट ऑफ मैगेलन को क्रॉस नहीं करना पड़ रहा, आपको 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करना पड़ रहा, तो आपका तेल का खर्चा बचेगा, आपकी शिप को नेचुरल डिजास्टर से खतरा जो होगा उससे भी आप बच जाओगे। तो ये कैनाल ने कुल मिलाकर ग्लोबल ट्रेड के लैंडस्केप को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। पर 2025 तक इस फेमस वाटरवे को एक बड़ा कंपटीशन मिल सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब बात करते हैं द इंटर ओशियनिक कॉरिडोर ऑफ द इस्थमुस ऑफ तिहाटुम्पेक। ये शॉर्ट में CIIT के नाम से जाना जाता है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्पेनिश भाषा का यह नाम है, हम बार बार इस नाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मेक्सिको के इस प्रोजेक्ट को नाम जो है द इस्थमुस ऑफ तिहाटुम्पेक, इसको हम सिर्फ CIIT के नाम से ही जानेंगे। तो दोस्तों अब ये CIIT की ओरिजिन को समझने के लिए हमें दोबारा इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा, हमें 19th सेंचुरी के एंड तक वापस जाना पड़ेगा और दोबारा कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये वही टाइम था जब अमेरिका ने पहली बार पनामा कैनाल के बारे में सोचना शुरू किया था, और जैसे कि अभी आपको पता चला कि वो अकेला देश नहीं था जो इस तरीके के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा था। 1884 में मेक्सिको के प्रेसिडेंट एक बहुत ही पावरफुल आदमी थे जिनका नाम था जोस डे ला क्रूज पोर्फिरो डियाजो मौरी। ये भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो इनको हम सिर्फ पोर्फिरो डियाज के नाम से ही आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों पोर्फिरो डियाज जो मेक्सिको के एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट थे, वो मेक्सिको की सदर्न कोस्ट को मेक्सिको के नॉर्थन कोस्ट के साथ जोड़ना चाहते थे। वो मेक्सिको के कोस्ट के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करना चाहते थे, यानी कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर मौजूद जो उनका पोर्ट है उसको, और जो पैसिफिक ओशियन के अंदर मौजूद जो उनका पोर्ट है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का प्लान कर रहे थे। जब वो पावर में आए, उन्होंने डिसाइड किया कि ओक्साका जो उनका एक प्रांत है उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में एक ऐसी रेलवे लाइन बनानी चाहिए जो दोनों इलाकों को आपस में कनेक्ट करने का काम करे। सीधी बात करें तो वो एक रेलवे बनाने का प्लान कर रहे थे जो अटलांटिक या गल्फ ऑफ मेक्सिको को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करना चाहती थी, और वही प्रॉब्लम सोल्व करना वो चाहती थी जो पनामा कनाल कर रही थी, या पनामा कनाल का प्लान बाद में आया। ज्यादा लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, पर जनवरी 1907 के बीच में यह नई रेलवे लाइन, जिसे ट्रेन इंटर ओशियानो रेलवे लाइन बोला गया था, ऑफिशियली ये ओपन भी कर दी गई थी। ये पनामा कनाल से पूरे 7 साल पहले ओपन हुई थी और ग्लोबल ट्रेडर्स ने इस रेलवे को इस्तेमाल करना भी तुरंत ही शुरू कर दिया था। अगले कुछ सालों में लाखों टन का कार्गो जो था वो सक्सेसफुली इस रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया। इसके चलते मेक्सिको काफी तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो भी करने लगा था, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक वाइटल रोल प्ले कर रहा था। पर यह सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। जब पनामा कनाल ने पहली बार अपने गेट्स को ओपन किया तो ज्यादातर शिपिंग कंपनीज ने इस मेक्सिको की रेलवे लाइन को छोड़ दिया और पनामा कनाल का रुख करना शुरू कर दिया। 1914 में पनामा कनाल के ओपन होने के बाद मेक्सिको रेलवे पर ट्रेवल करने वाले कार्गो का अमाउंट 1/3 तक गिर गया और आने वाले साल में लगभग 80% तक इसके अंदर हमको गिरावट देखने को मिली। ये सब होने के बावजूद ये फैक्ट इंटरेस्टिंग था कि मैक्सिकन रेलवे पनामा कनाल से ज्यादा फास्ट थी, वो अमेरिका के करीब थी और उससे यूज करने वाले लोगों के लिए कुछ दिन और भी ज्यादा बचाने का काम करती थी। फिर भी अमेरिका की कंपनियों ने या लोगों ने पनामा कनाल को ही क्यों चूज किया, पहले तो यह समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर एक्चुअली इसका रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले ज्यादातर शिपिंग कंपनीज अमेरिकन बेस्ड थी और उन्होंने एक अमेरिकन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना प्रेफर किया एक मैक्सिकन राइवल के कंपैरिजन में। ऊपर से मेक्सिको में भी तब एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। इस वायलेंस की वजह से काफी कंपनीज डर गई, मेक्सिको का रुख करना उन्होंने छोड़ दिया। लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक शिपिंग लेन को इस्तेमाल करना सिंपल था।
कार्गो को ट्रेन पर अनलोड, पहले लोड करो, फिर अनलोड करो, फिर दोबारा उसको आगे लेकर जाओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कंपनीज क्या कर रही थी, वो एक ही शिपिंग कनाल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, जिसको पनामा कनाल के नाम से हम जानते हैं, कि आपको बार बार रेलवे का इस्तेमाल ना करना पड़े। आपने अपनी शिप को है एक बार सामान लोड किया, भेजा, और वो पूरा ओशियन ट्रेवल करते हुए, पनामा कनाल का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो इसी वजह से ट्रैफिक जो था वो ड्रास्टिकली पनामा कनाल की तरफ शिफ्ट होने लगा, और मेक्सिको के जो रेलवे लाइन से कम होता गया, जिसके चलते रेलवे लाइन जो थी वो धीरे 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 खत्म होने लगी, डिसरिपेयर में चली गई, और अगले 100 सालों तक ये वही कंडीशन में ही रही। इसका इस्तेमाल नहीं किया गया जब तक एक एम्बिशियस नए प्रेसिडेंट ने मेक्सिको की पावर को नहीं संभाल लिया, जिनका नाम है लोपेज ओब्राडर। 2018 में प्रेसिडेंट बने मेक्सिको के लोपेज ओब्राडर। उन्होंने प्लान बनाया कि मेक्सिको की पुरानी रेलवे लाइन को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा और एक नया कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करेगा, एक मॉडर्न राइवल जो पनामा कैनाल को टक्कर दे सकेगा। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफिशियली सिर्फ कुछ महीनों के बाद अनाउंस भी कर दिया गया, जिसमें 3 प्राइमरी रेलवे लाइंस डेवलप की जाएंगी, जिसमें लाइन जेड, लाइन एफए और लाइन के नाम से इनको जाना जाएगा। अगर किसी को भी पता है कि इन लाइंस का एक्चुअल मतलब क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चलिए वापस आते हैं अब CIIT के ऊपर। तो दोस्तों, काम शुरू हो चुका है, 2020 में ही शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 2025 तक काम जो है वो खत्म भी हो जाएगा। जंगल काटने से लेकर पूरी रेलवे ट्रैक्स को हटाकर चमकदार रेलवे ट्रैक्स जो है वो बनाए जाने लगे हैं। नई रेलवे लाइन जो तीन मेन लाइंस पर बेस्ड हैं, लगभग 1000 किलोमीटर लंबी होंगी, इसकी भी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ साथ मैक्सिकन गवर्नमेंट रेलवे के आसपास एक सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की प्लानिंग भी कर रही है, और लोपेज ओब्राडर यहां बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। 2023 में उन्होंने पुरानी रेलवे लाइन के एक स्ट्रेच को, जो टेक्निकली एक प्राइवेट कंपनी के पास था, आर्मी भेजकर उस स्ट्रेच को अपने कंट्रोल में भी ले लिया था। बाद में उस प्राइवेट कंपनी को कंपनसेट करने की ऑफर भी दी गई, पर तब तक यह इंश्योर कर लिया गया था कि वो रेलवे स्ट्रेच जो 100 साल पहले बनाया गया था, जो अब प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करती थी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वापस आ जाए। ओब्राडर जो है, जो मेक्सिको के अभी प्रेसिडेंट है, वो किसी भी रिस्क में नहीं पड़ना चाहते इस प्रोजेक्ट को लिए। वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट कोलैप्स कर जाए, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हो गई या कोई भी चैलेंज इसके सामने आ जाए, वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो। बट स्टिल इस प्रोजेक्ट के दौरान काफी कुछ क्लैशेस भी हमको देखने को मिली है, खासकर वहां की जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उनके जो ग्रुप है वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। काम के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे लोकल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंच रहा है। एक प्रोटेस्टर ग्रुप तो ब्रीफली इंप्रेजन भी कर लिया गया था इनकी आर्मी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सपोजिटली कंस्ट्रक्शन वर्कर पर बंदूकों से अटैक कर दिया था, और कुछ जगह पर लोकल फैमिलीज को फोर्सफुली रिलोकेट भी कर दिया गया। यह सब काफी कंट्रोवर्शियल फील होता है, बट इस रीजन के ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव्स को बेनिफिट्स आउटवेट कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि CIIT लोगों को या लोकल लोगों के लिए लगभग 5 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेगा, और $50 बिलियन का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी ये अट्रैक्ट करेगा। यह इकोनॉमिक बूम मेक्सिको को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडर इसी पर भरोसा भी कर रहे हैं। अगस्त 2023 में लाइन जेड जो थी वो ऑफिशियली कंप्लीट भी हो गई थी, और सितंबर में एक और लाइन भी कंप्लीट करने की बात चल रही है। बट हां, 2025 तक ये सारी की सारी लाइनें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इस पूरी लाइन से जो जर्नी होगी वो लगभग 9 घंटे की होगी, जो ऑफिशियली पनामा कनाल के ट्रेवल टाइम से काफी ज्यादा तेज है। पनामा कनाल को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगता है, बट इस CIIT कॉरिडोर से अगर आप सामान भेजना चाहते हो तो आपको कम समय लगेगा। शिप्स आएंगी, पोर्ट पर डॉक होंगी, पोर्ट का नाम है अटलांटिको। वहां से रेलवे लाइन के ऊपर सामान डाला जाएगा, और वो रेलवे लाइन से क्रॉस करते हुए सेलिना क्रूज पोर्ट तक आएंगी। वहां से दोबारा शिप्स के अंदर सामान डाला जाएगा, और फिर अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट तक सामान को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब 2023 में हुआ क्या था, 2023 में भी जो आपकी पहली लाइन थी उसके ऑपरेशन होने के बाद, उसके शुरू हो जाने के बाद, काफी सारे पैसेंजर्स ने भी इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बाकी हां, कुल मिलाकर 2025 के एंड तक इस पूरी की पूरी रेलवे लाइन को कंप्लीट होने का अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। इस प्रोग्रेस के बावजूद गवर्नमेंट को अभी भी कुछ काम करना होगा ताकि CIIT इंटरनेशनल शिपिंग के लिए रेडी हो सके। इस प्रोजेक्ट का एक और मेजर फीचर है ट्रेन लाइंस के दोनों तरफ पर पोर्ट्स का कंप्लीट रीहोल होना, जिससे कार्गो शिप्स के लिए ज्यादा सुटेबल
बनाया जा सके, इसके लिए एक जायंट ब्रेक वाटर भी यहां पर बनाया जा रहा है। एक ऐसा ब्रेक वाटर जो इस हार्बर को, जो इन पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा समुद्री वेव से, ताकि लाखों टन के पत्थरों से इसको बनाया जाएगा ताकि जो यहां पर शिप्स डॉक होंगी उनको बचाया जा सके और उनके ऊपर साइक्लोन जैसी एक्टिविटीज का कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो सके। ये मैसिव बड़ी बड़ी रॉक्स की वॉल्स यहां पर बनाई जाएगी जो स्टॉर्म से इन सारे इलाके को बचाने का काम करेंगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी शिप को किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर या साइक्लोन से खतरा हो सके। अभी भी इस ब्रेक वाटर पर काम चल रहा है, लेकिन रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक ये कंप्लीट होने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि CIIT कार्गो ऑपरेशन के लिए जल्द ही ओपन हो सकता है। और इसी से काफी इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या पनामा कनाल खत्म हो जाएगी? पनामा कनाल का फ्यूचर में क्या होगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि CIIT एक सस्ता और फास्ट अल्टरनेट हो सकता है एग्जिस्टिंग पनामा कनाल के कंपैरिजन में। अगर यह सच होता है तो कंपनीज अपने शिपिंग रूट्स बदलकर मैक्सिको के रेलवे कॉरिडोर का यूज करना शुरू कर सकती हैं पनामा कनाल की क्रॉसिंग की जगह। बट ऐसा होने पर हो सकता है कि पनामा कनाल बिजनेस से आउट हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सेंचुरी पहले मैक्सिकन रेलवे आउट ऑफ बिजनेस हो गई थी। लेकिन असल में CIIT इसी पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया है। जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उन्होंने बार बार यह बोला है कि मैक्सिकन रेलवे लाइन जो है वो पनामा कनाल को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। पनामा कनाल की कैपेसिटी हर साल 4 मिलियन कार्गो कंटेनर हैंडल करने की है, लेकिन यह डिमांड को पूरा करने के लिए अक्सर स्ट्रगल करती है। और प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ गई जब 2023 में पनामा ने अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे ड्राई सीजन फेस किया। अथॉरिटीज ने यह डिसाइड किया कि कैनाल को अब लिमिट किया जाएगा ताकि पानी को बचाया जा सके। कैनाल के जो गेट्स हैं और लॉक्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो पानी इतना वैल्यूएबल है कि उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। यह फैसला लिया गया पनामा कनाल को लेकर कि हर दिन सिर्फ 25 शिप्स को ही यहां से क्रॉस करने की परमिशन दी जाएगी। पहले यह एवरेजली 40 शिप्स को क्रॉस करने की परमिशन दी जाती थी। तो इस डिसीजन के बाद कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिड करना शुरू कर दिया अपने लिए एक स्लॉट सिक्योर करने के लिए। बाकी शिप जो है वो स्टैंडर्ड हो गई कि चांस मिल जाए उन्हें, वो वेट करती रहेंगी इस पूरी कनाल का इस्तेमाल करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यहां पर एक ऑप्शन है जैसे कि CIIT, ये CIIT जो है वो पनामा कनाल की उन शिप्स को हेल्प कर सकता है जिनको पनामा कनाल को क्रॉस करने की परमिशन वक्त रहते नहीं मिल पा रही है। ये पनामा कनाल पर प्रेशर को कम भी करेगा और शिपिंग कंपनीज को एक अल्टरनेटिव रूट भी दे सकता है। जब कनाल की डिमांड काफी ज्यादा हाई हो तब CIIT का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे शिपिंग ज्यादा रिलायबल हो जाएगी, कंपनीज के पास एक वायबल ऑप्शन होगा अपनी डिलीवरी टाइम पर पहुंचाने के लिए। पनामा की वाटर शॉर्टेजेस ने कई सारी डिलीवरीज को पिछले साल क्रिसमस के दौरान लेट कर दिया था। अगर उस वक्त CIIT ऑपरेशनल होता तो शायद सारी डिलीवरीज जो है वो टाइम पर हो जाती। अब मिलकर काम करते हुए पनामा कनाल और CIIT ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में ज्यादा गुड्स मूव करना अब पॉसिबल हो जाएगा। एक मैक्सिकन ऑफिशियल ने 2023 में इस प्रोजेक्ट के बारे में यह कहा भी था, यह सिर्फ देश को कनेक्ट करने का सवाल नहीं है, यह दुनिया को कनेक्ट करने का सवाल है। लेकिन फ्यूचर में शायद CIIT को भी अपना कंपटीशन फेस करना पड़े, क्योंकि 2014 में एक चाइनीज बिजनेसमैन ने इसी इलाके में मौजूद निकारागुआ नाम के देश के अंदर एक कनाल बनाने की कोशिश की थी पनामा कनाल के अल्टरनेटिव के रूप में। लेकिन 2015 में जब चाइनीज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो उसने प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया था। शायद फ्यूचर में कोई और इस आइडिया को रिवाइव कर सके। बट एक और पॉसिबिलिटी भी है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जिसकी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, वीडियो दोबारा ओपन करके देख लेना, जो पहले आइस के कारण ब्लॉक था, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी ओपन हो सकता है। पिछले कुछ सालों में कुछ शिप्स ने इस रूट को सक्सेसफुली यूज किया है अमेरिका की एक साइड से दूसरी साइड तक कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक चीज तो पक्की है, पैसिफिक और अटलांटिक के बीच ट्रेड काफी बड़े चेंजेस के वर्ज पर है। आपको मेक्सिको के इस लेटेस्ट मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।